नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। देखिए क्या हुआ है, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जारी करने के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके बारे में यह 3 सेंटेंस। चलिए उनमें से आपको क्या बताना है, हाउ मेनी सेंटेंस और सेंटेंसेस आर करेक्ट। पहला, इट वॉज रिलीज बाय यूएनडीपी। क्या इसको यूएनडीपी ने रिलीज किया है? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए। नहीं, इसको किन्होंने रिलीज़ किया है? इसको रिलीज़ किया है यूएनएफपीए के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा गलत हुआ। दूसरा, इट हाईलाइटेड द रैपिडली ग्रोथ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। यस, अभी जो फिलहाल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से हमारे इंडिया में जो भी ओल्डरली एज है, मतलब कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यह एल्डरली एज वाले लोगों की संख्या कैसे हो रही है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तीसरा सेंटेंस क्या है, इट कंक्लूड्स वुमेन हैव अ हायर एक्सपेक्टेंसी एट एजेस 60 एंड 80 कंपेयर टू मैन। यस, जो फीमेल है उनकी एज मेन के कंपैरिजन में क्या हो गई है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमारे देश में जो लोअर एज है उसमें हमें अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे मेन ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हायर एज देखने जाए तो वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सेंटेंस सही है, तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए किन्होंने रिपोर्ट जारी किया था? रिपोर्ट जारी किया है यूएनएफपीए ने। यूएनएफपीए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बुलाते हैं क्या, यूएनएफपीए। इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है किनके साथ? आईआईपीएस के साथ। किनके साथ? आईआईपीएस के साथ, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। और उन्होंने किया क्या है, रिलीज किया हुआ है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। ठीक है, और सबसे पहली बात, अगर इस रिपोर्ट की हम की हाइलाइट्स देखें तो 2050 तक इंडिया में 20% लोग कैसे होंगे, एल्डरली होंगे। ठीक है, बाकी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी एग्जाम के लिए यहाँ पे वर्थ है, जैसे कि वुमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एट द एज ऑफ 60 और 80। ठीक है, एक और चीज़ कि मोर देन 40% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया आर इन द पुअरेस्ट वेल्थ कंडीशन। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि जो 40% से ज़्यादा हमारे देश में बूढ़े लोग हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की हो चुकी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए हमें इन सारी चीज़ों को आज से ही एड्रेस करना होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू पूछ रहा है, द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। चलिए भैया बता दीजिए कि जो साउथ चाइना सी है, देखिए क्या हुआ है, अभी यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, वो गए हुए हैं कहाँ पे, वियतनाम की विजिट पे। ठीक है, और साथ ही साथ वियतनाम और चाइना की ऑफिशियल्स के बीच में भी एक मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी इसके रिगार्डिंग जो साउथ चाइना सी है यह काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है। तो चलिए आपको बताना है कौन से कंट्रीज़ उनमें इन्वॉल्व है। क्या चाइना है? चाइना तो होगा ही, सीधी सी बात है। वियतनाम है? वियतनाम भी होगा क्योंकि वियतनाम में भी बात चल रही है। इंडोनेशिया और मलेशिया, तो देखिए इंडोनेशिया देखने जाए तो इंडोनेशिया काफ़ी नीचे आ जाता है। ठीक है, हम अभी मैप देखेंगे लेकिन इंडोनेशिया आएगा नहीं, तो क्या आएगा सर जी? मलेशिया, बिल्कुल मलेशिया आएगा। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि 3 करेक्ट होने की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ओनली 3। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम और यूएस प्रेसिडेंट मेट इन वियतनाम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट।
ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी चल रहा है दोनों कंट्री के बायलैटरल मीटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो साउथ चाइना सी हो रहा है, यह साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में वियतनाम, ताइवान, चाइना, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपाइंस इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैप में आप देख रहे हो इंडोनेशिया वाला एरिया, तो ये साउथ चाइना सी के साथ रिलेटेड नहीं है। कौन कौन है? एक तो हो गया चाइना, दूसरा हो गया फिलीपाइंस, तीसरा हो गया ताइवान, उसके बाद वियतनाम और मलेशिया के साथ साथ ब्रुनेई। क्योंकि इन सारे लोगों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बीच में ये प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि चाइना ऐसा कहता है कि भैया ये जो हमने एरिया आपको बताया हुआ है यह ट्रेडिशनली हमारे पास ही था, और जबकि यूएन क्लॉज के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हर एक कंट्री के पास 200 नॉटिकल माइल क्या होता है, EEZ होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। यह सारा जो रीजन है उस रीजन को क्या कहा जाता है, इंडो पैसिफिक, ठीक है। क्या कहा जाता है, इंडो पैसिफिक एरिया, ठीक है। अब यह जो इंडो पैसिफिक एरिया या फिर रीजन है उसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया है, चाइना है, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा। पैसिफिक ओशंस के जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको आइलैंड दिख लेंगे वो सारे आइलैंड भी यहाँ पे आ जाएंगे। साथ में ही हमारे यह जो 10 एशियन कंट्रीज़ हैं ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, यहाँ पे न्यूजीलैंड है उसको भी काउंट कर लेते हैं, और ये जो पापुआ न्यू गिनी है उनको भी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब क्या होगा कि भैया जो ये हमारा इंडियन ओशन है, यह इंडियन ओशन के साथ साथ यह पैसिफिक ओशन को भी काउंट किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड। चलिए, नेट ग्रिड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, उनमें से आपको बताना है। पहला, इट इज़ अ सिक्योर डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन टेररिस्ट एंड इकोनॉमिक क्राइम्स। क्या यह कोई सिक्योर डेटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन और टेररिस्ट इकोनॉमिक क्राइम के बारे में बता रहा है? तो ये बात सही है। दूसरा, द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2019। चलिए सोचिए, क्या यह अभी हाल ही में बनाया हुआ है? नहीं, यह तो काफ़ी पहले बनाया हुआ है। कब पहले बनाया हुआ है? सर जी, इसको बनाया हुआ है 2009 से, ठीक है। आपको पता होगा कि 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, अटैक हुआ था कि नहीं, ठीक है। और इस अटैक में हमें पता चला कि भैया हमारे पास एक नेशनली इंटेलिजेंस ग्रिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे पास अलग अलग एजेंसी है, जैसे कि रो हो गया, IB हो गया, ठीक है, CID हो गया, CBI हो गया। तो ये जो सारी हमारी एजेंसी है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वह इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को काम में आ सकती है। तो उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, उसके लिए क्या बनाया? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड। कब बनाया? 2009 में। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, इट वॉज सेटअप एज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है, यानी कि 2 सेंटेंस सही है। तो भैया हमें पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट का मतलब क्या आएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीनियर ब्यूरोक्रेट पीयूष गोयल जी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए क्या किया है? उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया है, ठीक है। हालांकि यूपीएससी के रिगार्डिंग यह कंटेक्स्ट कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो मायने रखता है वह है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नेट ग्रिड। क्या है? सिक्योर डेटाबेस है, ठीक है, जो कि हमारी कितनी 11 सेंट्रल एजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ क्या करवाएगी? उनको सर्विसेज, डेटा इकट्ठा करके प्रोवाइड करवाने वाला यह एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। कब चालू किया गया था? 2009 में, ठीक है। देखिए, आफ्टर मेट ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक। और कौन सी मिनिस्ट्री की यह अटैच ऑफिस है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टेस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ मिशन ऑफ। चलिए, क्या है
इसका नाम देखते हैं, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या, कि हमारे अर्थ के अलावा और जो अर्थ है और जो प्लेनेट है उस प्लेनेट की हमें क्या करना है, खोज करना है, ठीक है। और उसकी खोज करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम दिया गया है टेस, यानी कि ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। और इस सैटेलाइट की मदद से हम बहुत सारे अलग अलग एक्सोप्लैनेट की खोज करते आए हुए हैं। तो यह किसका था, या यह किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का, नासा का, इसरो का, या नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ का। तो सर जी हमें तो पता है यह सी तो आएगा नहीं, इसरो का तो है नहीं, ठीक है। और एक ही आदमी का हो सकता है, कौन से आज है, यह है नासा का, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्या हुआ है कि जो हमारा नासा का यह सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यानी कि यह जो टेस्ट सैटेलाइट है, उन्होंने क्या किया है, अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया है न्यू एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिस्टेंट स्टार। एक बहुत ही दूर के स्टार है, उसको ऑर्बिट करते हुए इन्होंने पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको करना है वीडियो को पॉज और पढ़ने के बाद करना है वीडियो को प्ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइगर रिजर्व। देखिए क्या हुआ है, अभी हमारी कंट्री को एक और टाइगर रिजर्व मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, हमें बिहार में। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यह एमसीक्यू आना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको प्रैक्टिस करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, पूरा एमसीक्यू अटेंड करना है, अपना मार्क्स देखना है, उसके बाद सही है या गलत यह देखना है। पहला, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरा, द लार्ज टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन सागर, कॉमनली नाउन एज श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। तीसरा, टाइगर सेंसस इज कैरिड आउट इन एवरी 5 years इन इंडिया। चलिए आपको बताना है इनमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। पहला, क्या यह सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है? यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होता है, कुछ हिस्सा सेंट्रल का होता है और कुछ हिस्सा स्टेट का होता है, ठीक है। ऐसे दोनों मिलके क्या करते हैं, 100% फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यह मिशन ऐसा ही है। दूसरा, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया इज नागार्जुन सागर, कॉमनली नाउन एज श्रीशैलम इन अरुणाचल प्रदेश। पहले मैंने शायद आंध्र प्रदेश बोल दिया था, लेकिन वो गलती से नहीं बोला था, ये जानबूझ के बोला था। इसीलिए बोला था क्योंकि एग्जाम में क्या होता है भैया, हमने नागार्जुन सागर देख लिया, हमने श्रीशैलम देख लिया, हम अरुणाचल है या आंध्रा है यह नहीं देखने जाएंगे, लेकिन पीछे प्रदेश लिखा होगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एमपी यानी कि आंध्र प्रदेश मान के ही चल के सही करके जाते हैं। लेकिन ऐसे छोटे बहुत ट्रिक करके जीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हमें फंसा सकता है, ठीक है। तो हमें हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है। बात सारी सही है, लेकिन यहाँ पे अरुणाचल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंध्रा होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, टाइगर सेंसस कैरिड आउट एवरी 5 years। तो आपको पता है कि यह हर 5 साल में नहीं होता है, कितने साल में होता है, 4 साल में होता है। तो चलिए तीसरा भी हमारा गलत हो गया। तो भैया कितना सही हुआ, सही हुआ सिर्फ एक, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए क्या है, जो बिहार है, अभी बिहार ने अपना दूसरा वाला, सेकंड वाला टाइगर रिजर्व मिल रहा है कहाँ पे, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो को कीजिए पॉज और उसके बाद करना है प्ले। लेकिन अब हम थोड़ा ऊपर से देख लें तो यह शुरू किया था प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 के अंतर्गत। कहाँ से शुरू किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कैसी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। और इसके लिए एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी बनाया हुआ है, एनटीसीए। कब बना था, 2005-6 के आसपास बना हुआ था, ठीक है। और हर 4 साल में यह क्या करता है, टाइगर सेंसस करता है। करंटली कितने हैं टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व्स है। और सबसे लार्जेस्ट देखने जाए तो नागार्जुन सागर यानी कि श्रीशैलम है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विथ नेपाल। चलिए नेपाल के साथ भी कुछ इश्यू हो रहा है, किसका,
तो क्या हो रहा है, नेपाल आजकल चाइना की गोद में बैठा जा रहा है। ठीक है, देखिए नेपाल ना अभी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि भाई हर जगह से आपको प्रेशराइज करके यह लोग आपका कचुम्बर बना देंगे। क्यों? क्योंकि नेपाल इंडिया को बोलता है कि भैया हम चाइना की साइड चले जाएंगे, हमें पैसा दो। नेपाल यूएसए को भी बोलता है कि भैया हम चाइना की साइड पे चले जाएंगे, हमें पैसा दो। और नेपाल चाइना को भी बोल रहा है कि भैया हम इंडिया की ओर चले जाएंगे, हमें पैसा दो। अब क्या होता है कि नेपाल इन तीनों बड़े कंट्रीज के साथ ऐसे खेल रहा है, मतलब कि आप कह सकते हो क्या कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखेंगे आने वाले वक्त में नेपाल अपना जो लोकेशन है वो कितने सैंडविच की ओर उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या हुआ है कि नेपाल में और चाइना की कुछ ऑफिशियल्स विजिट हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने यह एमसीक्यू किया है। आपको बताना है कौन से इंडियन स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चलिए बताइए कितने हैं इनमें से। उत्तराखंड है, जी हाँ है। उत्तर प्रदेश है, वो भी है। बिहार भी है। वेस्ट बंगाल वो भी है। सिक्किम भी है। मतलब कि ऑप्शन सी ऑल 5 आर करेक्ट। सर जी बता दीजिए एक बार मैप, तो देख लीजिए आप मैप। क्या हुआ है रिसेंटली कि चाइना और नेपाल ने 12 एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह नेपाल है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड, यहाँ पे दिख रहा होगा यूपी, यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार, यहाँ पे दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल। देखिए ये छोटा सा एरिया है ना, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है चिकन नेक। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है सिक्किम। देखिए हमारे इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसकी बॉर्डर 3 इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमें टच होती दिख रही है। एक हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया नेपाल और उसके बाद हो गया भूटान। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज के यूपीएससी के डेली एमसीक्यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।